नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा में। साथियों, हमने अब तक संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने महस्व सूत्रों के बारे में जाना, प्रत्याहार और प्रत्याहारों के बारे में जाना। और साथियों, आज उसी संज्ञा प्रकरण के वर्ण विचार से हमारा टॉपिक है वर्ण। तो चलिए साथियों, आज हम वर्ण के बारे में आपको बताते हैं। चलिए कुछ सीखेंगे। वर्ण वर्ण से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं कि भाषा क्या है। वर्ण से पहले सबसे एक जरूरी बात है भाषा को जानना। और भाषा क्या है? भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है, एक माध्यम है। अर्थात सबसे पहले भाषा को जानने के लिए हम वर्ण को जानेंगे। तो वर्ण में क्या जानेंगे कि वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। कैसी इकाई? सबसे छोटी इकाई। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। जो आवाज में जैसे निकाल रहा हूं, आप आवाज निकालते हैं, वो सब ध्वनि है। जो भी ध्वनि है, जो भी आवाज है, वो एक भाषा की छोटी इकाई है। किंतु उस ध्वनि को क्या कर देना? लिपिबद्ध कर देना ही वर्ण कहलाता है। उस ध्वनि को लिपिबद्ध कर देना वर्ण कहलाता है। जैसे आपने बोला आ, और आ का यदि आप लिपि स्वरूप नहीं जानते कैसे आ लिखा जाएगा, तो वो एक ध्वनि है। और यदि आपने लिखा कि आ ऐसे लिखा जाता है, तो वो वर्ण है। तो किसी भी ध्वनि को किसी भी भाषा में लिपिबद्ध करना क्या कहलाएगा? उस भाषा का वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका विभाजन या खंड करना संभव नहीं होता, ध्वनि वर्ण कहलाती है ना। वह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे देखिए, जो वर्ण होता है उसके खंड नहीं किए जा सकते, है ना। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि वर्ण का विभाजन नहीं हो सकता। वर्ण एक स्वयं में पूर्ण इकाई है। कैसी इकाई है? पूर्ण इकाई है। अब वर्ण से मिलकर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो वर्ण से मिलकर जब शब्द बनेगा तो उसके खंड किए जा सकते हैं। शब्दों को तोड़कर वर्ण बनाया जा सकता है। लेकिन वर्ण भाषा की छोटी इकाई है, तो इसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क, च, ट, त, प, अ, ई, उ, री, लृ। तो यहाँ पर हमने देखा ये सब क्या है? हमारे वर्ण हैं। क्या है? वर्ण हैं। अब हम आगे बात करते हैं अक्षर। आपको विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे वर्ण और अक्षर अलग अलग है कि एक ही है। एक तरीके से वर्ण और अक्षर एक है, और एक तरीके से, एक ढंग से वर्ण और अक्षर थोड़ा अलग है। तो अक्षर को समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी वर्ण अथवा वर्णों के समूह का उच्चारण, जब किसी वर्ण, क्या वर्ण और वर्णों का समूह, है ना। आप समझिए इस बात को। वर्ण का होना और वर्णों के समूह का होना, इस बात को आपको समझना है। देखिए, वर्ण क्या है? कोई वर्ण हमने लिख लिया, का वर्ण है। और वर्णों का समूह क्या हो सकता है? कल भी हो सकता है, पल भी हो सकता है ना, मल भी हो सकता है, पट भी हो सकता है। इस तरीके से एक वर्ण और वर्णों का समूह का उच्चारण जिह्वा द्वारा, कैसे? जिह्वा द्वारा एक झटके में, अर्थात बगैर रुकावट के, बगैर स्वराघात बलाघात के अगर बोल दिया जाता है, तो वो अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वह वर्ण या वर्ण समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब हम आपको समझाएंगे। का एक क्या है? अक्षर है। क्यों? क्योंकि क और आ से मिलकर बना है, तो ये अक्षर है।
कल भी हो सकता है, फिर से पुनः मैं बता रहा हूँ, पट भी हो सकता है, तन भी हो सकता है, मन भी हो सकता है। क्योंकि एक बार देखिए हमने बोला जैसे तन मन, देखिए तन पे रुके फिर मन पे रुके, अर्थात ता तन के ना पे रुकना और मन के ना पे रुकना, तो दो अक्षर हो गए इसमें। कितने अक्षर हो गए? दो। उसी तरीके से यहाँ का के अक्षर वर्ण को हम तोड़े तो एक वर्ण इसमें कै निकलेगा, हलंत हलंत सहित वाला, और आ निकलेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? दो वर्ण मिलकर या वर्णों का समूह मिलकर क्या बन गया? एक अक्षर बन गया। क्या बन गया? एक अक्षर बन गया। यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं के और आ मिलकर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। का के मतलब हलंत का भी यहाँ विशेष ध्यान देना है, प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट में थोड़ी जानकारी है वो समझते हैं। लेखन के आधार पर सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। देखिए लेखन के आधार पर सभी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण। अगर आप लिखते हैं किसी चीज को वो वर्ण है, और उच्चारण के आधार पर सभी ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। देखिए अगर हम वर्ण को लेंगे तो लिपिबद्ध करके, और बोलने के आधार पर उच्चारण के आधार पर अगर हम कहेंगे तो अक्षर है, तन अक्षर है। ता और ना में दो वर्ण है, ता और ना, और बोलने के आधार पर तन क्या है? एक अक्षर है। तन क्या है? एक अक्षर है। इसी चीज को आप समझिए। अब वर्ण यहां पर देखिए इन्होंने समझाया है, का के और वर्ण है ना। के क्या है? वर्ण है, और का अक्षर है, क्योंकि का संयोग का और आ से है। ठीक है, का और आ से है। अब आगे चलते हैं। आगे है वर्ण के भेद। क्या है? वर्ण के भेद। अब देखिए वर्ण के भेद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के भेद मुख्यतः कितने प्रकार के हैं भैया? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को हम आपको बताते हैं अच कहते हैं, और व्यंजन को हल कहते हैं। कि सर अच क्यों कहते हैं? अच इसलिए कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि देखिए माहेश्वर सूत्र हमने बताए थे अयुण, अयुण और पहला माहेश्वर सूत्र, और हमारा चौथा माहेश्वर सूत्र जो है वो है हमारा क्या? अयौच। क्या? अयौच। तो इस प्रारंभिक माहेश्वर सूत्र के हमारा पहला वर्ण आ, और चौथे माहेश्वर सूत्र का आखिरी वर्ण अंतिम वर्ण चा मिलकर बनाता है एक प्रत्याहार, जिसको बोलते हैं अच। और इसी अच प्रत्याहार के अंतर्गत अयुण, ऋलिरिक, इयोंग, अयौच चार माहेश्वर सूत्र हैं, और इन्हीं के प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का इति संज्ञक वर्ण छोड़कर कुल मिलाकर हमको 9 स्वर प्राप्त होते हैं। आ ई उ री ली ए ओ आई औ। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गए? 9 हमारे स्वर हो गए। कितने? 9 स्वर हो गए। और यही 9 स्वर अच कहलाते हैं भैया। क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। और अगला है हमारा व्यंजन। क्या है? अगला है व्यंजन। तो अब व्यंजन को समझने का प्रयास करेंगे। और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हमने आपको जब माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार पढ़ाए थे तब आपको उन वीडियोस में बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ये बात, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूँ आपको वो अच्छे से समझ में भी आएगा। तो व्यंजन को पुनः हम समझ लेते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हल। हल क्यों कहते हैं? इसलिए कि हमारा जो पांचवा हाइवरट, पांचवा हमारा जो माहेश्वर सूत्र है, और हल ला, ये ला किसका है? ये हमारे ही आखिरी वर्ण, आखिरी माहेश्वर सूत्र हल का ला है, और हमारे पांचवें माहेश्वर सूत्र हाइवरट का हा है। ये दोनों मिलकर एक प्रत्याहार बनाएंगे, हल प्रत्याहार। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे वर्ण आते हैं, और सारे वर्ण वो कौन से होते हैं? व्यंजन होते। कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं। और उन व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचों अक्षर आ जाते हैं ना। प्रत्येक वर्ग के क च ट त प है ना, क च ट त प, ये जो हमारा वर्ग है इन सब के, जैसे क ख ग घ ng है ना, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, तो ये सभी वर्ण और
ऊष्म वर्ण और अंतस्थ, ये सभी व्यंजन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हल वर्ण और ये व्यंजन को आप समझ पाए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब है हमारा स्वर या अचवर्ण। स्वर या अचवर्ण, स्वर या अचवर्ण को समझते हैं। पूरी जानकारी हम इसमें दिए हैं, लिख दिए हैं। आपको पीडीएफ भी इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं, अपने नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। स्वर या अच, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास, जब किसी वर्ण का उच्चारण करने पर श्वास बिना किसी अवरोध के, है ना, जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो श्वास कैसी, बिना अवरोध के मुख से बाहर आ जाए, तो हम उसको स्वर ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर ध्वनि। यदि अगर हम क्या किसी भी वर्ण को बोलें और वो अवरोध पैदा होता है तो वो स्वर नहीं है, है ना। स्वर को बोलते समय मुख से बाहर आए जब वर्ण या ध्वनि, तो उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए, तभी वहां स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। और हम दूसरी भाषा में यहाँ एक भी बात और कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए, है ना, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो भी हमारे स्वर कहलाते हैं। पुनः सुन सकते हैं। वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारे स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये अपने में स्वतंत्र होते हैं, इनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है। सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? स्वर कहलाती हैं। आगे, है ना, अचा स्वरहा, अच जो है वो स्वर हैं, ये आपको हम बता ही चुके हैं। इस सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को भी स्वर कहा जाता है, अतः स्वर को भी अच कहा जाता है। महर्षि सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। और अब इसमें हमने देखो आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, इन सबको लिख दिया है। ये कितने हैं? 9 हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। माफ करिए थोड़ा। अब है हमारा नोट में थोड़ी जानकारी है वो ले लेते हैं। आ, ई, उ, री, इन चारों स्वरों के दीर्घ रूप भी व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, पाणिनि जी के अनुसार महर्षि सूत्रों में जो भी वर्ण दिए हैं स्वर, उनमें आ, ई, उ, री, है ना, ये जो वर्ण दिए हैं इनका दीर्घ नहीं दिया है। लेकिन हम इनको कहें कि होते ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, है ना। दीर्घ स्वर भी हमारे होते हैं, दीर्घ स्वर भी हमारे होते हैं, लेकिन क्या है, ये इन्हीं के अंदर एक छिपे रहते हैं, इन्हीं के अंदर छिपे रहते हैं, या व्यवहारगत ये जब हम बोलते हैं तो ये हम बोल सकते हैं। इनको व्यवहार में लिया जा सकता है, या व्यवहारिक दृष्टि से हमारे आ का बड़ा आ, है ना, कह सकते हैं दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ ई, उ, और री का दीर्घ री। क्योंकि आप इस बात का भी ध्यान रखिए, लिरी जो लिरी होती है वो ह्रस्व होती है या प्लुत होती है, दीर्घ नहीं होती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से स्वरों की संख्या अगर निकालें तो हमारे 9 स्वर वो आ का, ई का, उ का और री का, इनका दीर्घ मिलाकर 9 और 4 13 संख्याएं हो जाती हैं हमारी किसकी? स्वरों की। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आ, ई, उ, री, है ना। तो इन सबके दीर्घ भी दिए हैं। अब कहा जाता है कि पाणिनि के अनुसार 5 ह्रस्व, कितने? 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ, 13, 8 प्लुत, 21, और एक लिरी जो प्लुत होता है। हमने कहा जो प्लुत, लिरी को दीर्घ में नहीं रखा जाता, लिरी को प्लुत में रख लेते हैं। तो कुल मिला के 22, क्या 22 स्वर माने गए हैं, है ना। कहीं कहीं मान्यता अलग है। वैसे यहाँ पर पाणिनि जी के अनुसार जो बात कही गई है वो कितनी है? 22, है ना। वो 22 स्वर हैं। और सूत्रों के अनुसार, इनका एक सूत्र है, उसके अनुसार यहाँ पर 18 दिए गए हैं, है ना। चलिए अब आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, हम स्वरों के वर्गीकरण करेंगे। स्वराणाम स्वराणाम अष्टादशः भेदा, है ना, स्वराणाम अष्टादशः भेदा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्वरों के कितने? 18 माने 18
भेद हैं। तो देखिए महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने? मुख्यतः 3 भेद। और कौन कौन से हैं मुख्यतः वो 3 भेद? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व क्या है? ह्रस्व वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए एक सामान्य समय लगता है या एक मात्रा काल का समय लगता है। एक मात्रा काल जिसमें लगे वो ह्रस्व है। और दीर्घ जिसमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे, अर्थात ह्रस्व द्विमात्रा काल जिसमें लगे उच्चारण करने में, वो दीर्घ स्वर है। और प्लुत क्या है? प्लुत वह है जो ह्रस्व से तिगुना समय ले या 3 मात्रा काल का समय लगे उच्चारित करते समय, वो हमारा प्लुत है। तो चलिए अब हम इस तरीके से आगे ह्रस्व को यहां से देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बारे में जानते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण करने में सामान्य एक मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। माहेश्वर सूत्रों में इनकी रचना सबसे पहले होने के कारण, माहेश्वर सूत्रों में देखिए आयुर्लिरी है ना, आयुर्लिरी, ये माहेश्वर सूत्र में 5 हैं, सबसे पहले आए हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर कितने याद रखिएगा, भूल नहीं जाना है आपको, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जितने भी संस्कृत से संबंधित वनडे एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। आ, ई, उ, री, ली, ये 5 मूल स्वर हैं। क्या? 5 मूल स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? देखिए दीर्घ स्वर, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर सामान्य से 2 गुना समय लगे, कितना? 2 गुना समय लगे या 2 मात्राओं का समय लगे तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय ह्रस्व से दुगुना समय या सामान्य से दुगुना समय लगे, अर्थात जिनको बोलते समय दुगुना समय लगता है एक सामान्य समय से, तो वो हमारा दीर्घ हो जाता है। और एक बात और कहें, यहाँ पर एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है वही एक बार का एक मात्रा काल होता है। एक मात्रा काल एक मात्रा का बराबर एक पलक झपकाने के बराबर होता है ना। तो अगली अब बात है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है ना। व्यवहारिक रूप में कितने हो जाएंगे? यही व्यवहारिक रूप में हमारे कितने हो जाते हैं? व्यवहार देखिए माहेश्वर सूत्रों के साथ 4 है और व्यवहारिक रूप में ये कितने हैं? 8 आ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, उ, री, इनके दीर्घ स्वर भी होते हैं, तो उनको जोड़कर इस तरीके से यहाँ 8 हो जाते हैं। सॉरी। अब चलिए नोट है उसको हम देखते हैं। संयुक्त स्वर क्या? संयुक्त स्वर क्या होता है? देखिए संयुक्त स्वर से आप शब्द से ही आप समझ सकते हैं। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ माने किन्हीं 2 चीजों का योग। तो संयुक्त स्वर 2 स्वरों के योग से बने। किससे बने? 2 स्वरों के योग से बने। 2 स्वरों के योग से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। यथा, है ना, समानाक्षर और संध्याक्षर। समानाक्षर समान अक्षरों का योग हो, वो समानाक्षर स्वर हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। और जो एक स्वर और दूसरा स्वर भिन्न भिन्न हो, आ का बड़े आ से हो या आ का छोटे आ से हो, ये समान स्वर है। लेकिन आ का ई से, आ का उ से, आ का री से, ये हमारा संध्या स्वर है। कैसा है? संध्याक्षर संयुक्त स्वर और समानाक्षर संयुक्त स्वर, ये हमारे 2 भेद हैं संयुक्त स्वर के। तो आगे इस पे समानाक्षर पे बात करते हैं। समानाक्षर के बारे में आप देख लीजिए। यहाँ समानाक्षर समान स्वरों के मेल से बनने वाले दीर्घ स्वर है ना। आ, ई, उ और री। देखिएगा आ और आ का योग आ से, ई का और ई बड़ा ई, उ का उ से बड़ा उ या दीर्घ उ, री का री से दीर्घ री। तो इस तरीके से। और हम आपको बताएं, इसमें समानाक्षरों की संख्या, जो एक ग्रंथ है इसको हम कह सकते हैं ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् प्रातिशाख्य। तो ये ऋक् प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है उसके अनुसार समानाक्षरों की संख्या कितनी है? 8 है। कि सर कैसे 8 है? तो देखिए आ का योग हम जरूरी है दोनों आ हमारे लघु ही हो, ह्रस्वी हो। एक आ
हमारा दीर्घ हो सकता है, एक ह्रस्व हो सकता है। तो ये 4 और एक दीर्घ और एक ह्रस्व, इस तरीके से वो 4, तो कुल मिला के 8 हमारे ये हो सकते हैं। तो आगे हमारा है संध्याक्षर, है ना। संध्याक्षर के बारे में देखते हैं। संध्याक्षर क्या है? संध्याक्षर वो जो अलग अलग स्वरों के मेल से बने, है ना, जो स्वरों के मेल से कैसे अलग अलग, वो दीर्घ स्वर हमारे क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? संध्याक्षर कहलाएंगे। जैसे ए जो है हमारा, ए हमारा बनता है आ प्लस ई, आ प्लस ई का योग हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। उसी तरीके से ओ, ऊ के साथ, आ का योग ऊ के साथ करेंगे तो हमारा ओ बन जाता है ना। अब उसी तरीके से चलते हैं। अब आई है, ये है आई। अब आई का देखते हैं। आई, ए आ प्लस ए, औ प्लस ओ, आ प्लस ए, औ प्लस ओ। तो नोट की बात है। अब ऋक प्रातिशाख्य ग्रंथ के अनुसार संधि अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 ही मानी गई है। कितनी मानी गई है? 4 ही मानी गई है। ठीक है। तो अब प्लुत स्वर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आपसे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? हमने आपको अभी बताया प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वह स्वर जिनको ह्रस्व से उच्चारित करते समय तिगुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे या 3 मात्रा काल लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी स्वर को उच्चारित करते समय, और इनकी प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? वास्तविक रूप में 8 है। कितनी है? 8 है ना। और विकल्प से स्वीकृत प्लुत स्वर एक और, जिसको हम मान लेते हैं लिरी, है ना। लिरी का प्लुत स्वर का ये निशान है ना। ये प्लुत स्वर का निशान होता है, आपने लिखा देखा भी होगा। जैसे कभी कभी इस तरीके से ओम लिखा होता है, तो वो ये जो निशान है वो प्लुत स्वर का निशान होता है। जैसे इसको हम बोलते भी हैं, जैसे ओम, है ना। तो ये उस सामान्य स्तर से या दीर्घ स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लेकर या खींचकर थोड़ा बोला जाता है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाता है। तो साथियों, आज हमने वर्ण और वर्ण के भेदों के बारे में थोड़ा पढ़ा, और इससे पहले भी हमने वर्ण विचार पर, महस्व सूत्र और प्रत्याहार पर वीडियोस बना चुके हैं। और आपको बेहतर सीखने के लिए उन दोनों वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए। और आगे वर्ण विचार पर, ये भी संज्ञा प्रकरण में वर्ण विचार पर भी कुछ वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा, और आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो साथियों, साथ बनाए रखिए। हम आपके विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।